नाउ डीबीएमएस आर्किटेक्चर की व्हाट इज द आर्किटेक्चर। किसी भी चीज को अगर हम पढ़ते हैं तो उसका एक लेआउट बनाते हैं, एक आर्किटेक्चर। जैसे सपोज इफ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, तो हम किसी आर्किटेक्चर को हायर करते हैं ताकि उस बिल्डिंग का एक डिजाइन बनाए, एक लेआउट बनाए कि वो बिल्डिंग आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो कैसा दिखता है। इसी तरह से जब भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं, XYZ, जावा हो, सी हो, हर एक सॉफ्टवेयर का हर किसी का एक फ्लो चार्ट, एक डायग्राम, एक डिजाइन है कि वो कैसे काम करता है। इसी तरह से अगर हम यहाँ बात करें डीबीएमएस के आर्किटेक्चर की, तो यहाँ पर बेसिकली डीबीएमएस को हम 3 टाइप से, या आप कह सकते हो, क्योंकि ये डेटाबेस है और डेटाबेस हर जगह तो आप केवल डेटाबेस नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ जगह आपका फ्रंट एंड टूल होता है, बैकएंड में आपका ये आता है, व्हेन यू वांट टू स्टोर द डेटा देन यू रिक्वायर द डेटाबेस। अदरवाइज इफ यू डोंट वांट टू रिक्वायर द स्टोर द डेटा तो आपको डीबीएमएस की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। लाइक जैसे वेब पेज डिजाइनिंग की होती है, उसमें आपको क्या है, केवल उस पेज का लुक हमें देखना है कि कैसा वो पेज हमारा दिखेगा, कहाँ पे। लेकिन अगर आपने वहां पे लॉगिन बनाया, पासवर्ड बनाया, तो जो आप लॉगिन में किसी का लॉगिन बना रहे हो तो वो अपना नाम या कुछ भी प्रोवाइड करेगा, वो पासवर्ड प्रोवाइड करेगा, तो दैट मस्ट बी स्टोर्ड समवेयर। वो कहाँ स्टोर होगा डेटा, वॉट एवर डेटा यू आर प्रोवाइडिंग थ्रू द फ्रंट एंड टूल, वो डेटा कहीं ना कहीं तो जाना रहेगा। तो वो जाएगा कहाँ पे, वो चीज होती है हमारी बैकएंड की अगर हम बात करें तो फिर वो डीबीएमएस आ जाता है। बिकॉज डीबीएमएस ही एक ऐसा है जो डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में, बिकॉज वी आर स्टडिंग हियर द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर कर रहे हैं। तो वाया द, आप ये कह सकते हो कि हम यहाँ पर जो भी आर्किटेक्चर देखते हैं कि हम इस डीबीएमएस को कितने तरीके से हम यूज कर सकते हैं, हाउ दिस डेटाबेस इज कनेक्टेड विद द फ्रंट एंड टूल। फ्रंट एंड टूल आपका जावा स्क्रिप्ट से भी आप डिजाइन कर सकते हो, HTML से पेज डिजाइन कर सकते हैं। आपने देखा IRCT में आपको ये नहीं पता उनका डेटा कहाँ स्टोर है, बट इफ यू वांट टू रिजर्वेशन, अगर आपको टिकट रिजर्वेशन करनी है तो वो आपको क्या एक पूरा लिस्ट दे देता है, उस लिस्ट पे आप क्लिक करते हो, फिर वहां पे सारी ऑप्शंस आते हैं, आप वो डेटा को फिल करते जाते हो और अकॉर्डिंग टू दैट वो आपकी टिकट बुक हो जाती है। तो आपको तो केवल फ्रंट एंड पता है, बट हाउ द डेटा इज स्टोरिंग इन द डेटाबेस दैट वी डोंट नो। एंड यूजर को कभी डेटाबेस के स्ट्रक्चर का, वो कितनी टेबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, सेपरेट टेबल है कि पूरे डेटा के लिए एक टेबल है, ये आपको कुछ नहीं पता होता। आपको केवल वो वेब पेज दिखाई देता है जहां पर आप डेटा एंट्री करते हो। तो डेटाबेस हमेशा बैकएंड में आता है और फ्रंट एंड में आपके जो वेब पेजेस होते हैं, जो भी आप डिजाइन करते हो, वो फ्रंट एंड में होता है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट हियर द डीबीएमएस आर्किटेक्चर। तो नाउ यहाँ पे देखिए कह रहा है कि डीबीएमएस डिजाइन डिपेंड्स अपॉन इट्स आर्किटेक्चर। द बेसिक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज यूज्ड टू डील विथ अ लार्ज नंबर ऑफ पीसीज, web server, database server and other components that are connected with the network. Now generally जो हम database यूज करते हैं वो होता है हमारा client server आर्किटेक्चर होता है। एक पीसी क्लाइंट की तरह काम कर रहा होगा तो दूसरा सर्वर की तरह काम कर रहा होगा। Now टाइप्स ऑफ द, यहाँ पर हमारे पास जो है टाइप्स ऑफ द आर्किटेक्चर कितने तरीके का, तो डीबीएमएस जो है हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप्स का है बेसिकली। आप मल्टी टायर कितने भी ले सकते हैं, तो 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर ना। 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर में अगर हम यहाँ पे देखें तो जनरली वॉट एवर मिनिमम जो हम डेटाबेस यूज करते हैं वो 2 टायर स्ट्रक्चर होता है। आप उससे हायर कितना भी ले लीजिए, लेकिन 1 टायर, जैसे अभी मैंने आपसे आपके सिस्टम पे ही डीबीएमएस इंस्टॉल कराया, ओरेकल आपने इंस्टॉल करी वहां पर जाके, तो दैट इज 1 टायर। बिकॉज आप ही क्लाइंट हो और आप ही सर्वर हो, आपका सिस्टम पे ही आपने अपना डेटा इंस्टॉल कर रखा है। वो ओरेकल 11G आपने जो इंस्टॉल कर रखा है वो वही है आपका। दैट मीन्स ये देखिए यहाँ पे जैसे मैंने डेस्कटॉप पे ही यहाँ पे आपने ये इंस्टॉल कर रखा है ओरेकल को, आपने यहाँ क्लिक किया ये, तो ये आपका अपना सर्वर है। आपने अपना ही यहाँ पर बना रखा है जिसे आपने यहाँ पर ऑन किया और उसको यूज कर लिया। सर्वर भी आप ही का सिस्टम है और क्लाइंट भी आप ही हो यहाँ पर। तो दिस इज द 1 टायर, जहां पर आपका डेटाबेस अवेलेबल है आपके पास ही। तो जनरली अगर हम स्टैंड अलोन काम कर रहे हैं, अगर हमें अपने लिए ही काम करना है, तो हम यहाँ पर ताकि प्रोग्रामर इजिली उसे एक्सेस कर सके, ये आपने जैसे यहाँ पे ऑन कर लिया।
और ये लॉगिन हो गया और आपका यहाँ पे ये काम करने लगा। तो दिस इज नथिंग बट द वन टायर स्ट्रक्चर, जहां अपने सिस्टम पे भी अपने पास ही रखा हुआ है और आप जब इसे ऑपरेट कर रहे हैं, ये रहा आपका, यहीं से आप डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं डेटाबेस को। यू आर नॉट यूजिंग एनी एपीआई। एपीआई का मतलब आई मीन क्लाइंट साइड का कुछ नहीं, आपने डायरेक्ट यहाँ प्रैक्टिस के लिए जो भी इस्तेमाल करना था आपने इसके प्लेटफॉर्म पे जाके एक्सेस कर लिया। डेटाबेस को डायरेक्ट आप एक्सेस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एप्लीकेशन एक्सप्रेस। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपने ये जो डाल रखा है, यहाँ पर ये जो वेब ब्राउजर है आपने इसे एक्सेस किया इस एपीआई से, तो ये आपको डेटाबेस एक्सेस मिल जा रहा है। आई मीन आपके अपने सिस्टम पे दिस वन, आई मीन आपका जो एपीआई एप्लीकेशन है, आप जिस एप्लीकेशन की मदद से उस डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं जहां पर हमारा डेटा स्टोर्ड है, दैट इज नथिंग बट दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द वन टायर। नाउ कम टू द सेकेंड वन, दैट इज द टू टायर स्ट्रक्चर। टू टायर में ऑब्वियस सी बात है कि दो मशीन तो होनी चाहिए। वन मशीन इज एक्टिंग एज अ सर्वर एंड द सेकेंड वन इज एक्टिंग एज अ क्लाइंट। आई मीन सपोज करिए जैसे आपके कॉलेज में है, आप लैब में है, तो लैब में हम क्या करेंगे, ओरेकल को हम सभी जगह नया डाल के हमने क्या किया, 30 सिस्टम आपके लैब में है, 30 में से हमने एक सिस्टम को क्या करा, सर्वर बना दिया। वहां पे हमने ये ओरेकल 11G डाल दिया और उस सर्वर से हमने बाकी सारे सिस्टम को कनेक्ट कर दिया। तो अब आप सर्वर के थ्रू आप इस क्लाइंट जो है कोई भी रिक्वेस्ट भेजेगा, तो इस वजह से क्या होगा, देखिए अभी मैंने क्या किया था यहाँ पे मशीन में, अपनी मशीन में मैंने पहले जो सर्वर ऑन किया, सर्वर के लिए मैंने लॉगिन करा सिस्टम और उसका पासवर्ड दिया ओरेकल। नाउ फिर जब मैंने सर्वर ऑन करा तो उसने फिर से क्या करा, यूजर हमने क्रिएट करा था आर्या के नाम से, तो आर्या का नाम मैंने डाला और उसका लॉगिन पासवर्ड भी डाला, तो वो हमारा क्या हुआ, क्लाइंट हुआ। यानी कि हमने क्या किया, उसका यूजर बना लिया तो वो क्लाइंट हो गया। क्लाइंट ने आई मीन आर्या से जो भी कमांड जा रही है वो डेटाबेस पे जा रही है, दैट इज अ सिस्टम, वो उससे वहां पे डेटा को रिप्लाई कर रहा है। मेन हमारा एडमिन जो है वो एक सिस्टम है। अब यहाँ पे क्या है कि आपने देखा कि हमने उसी सिस्टम पे दोनों काम कर लिया। अब क्या करूंगी, टू टायर में क्या है, सर्वर है, सर्वर पे आप लॉगिन पासवर्ड क्या डालोगे, सिस्टम एंड ओरेकल से मैंने उसे लॉगिन किया। अब मान लीजिए एक सिस्टम हमारा यहाँ पर ये है और दूसरा हमारे पास ये सिस्टम है, तीसरा ये है और मैंने इसे सर्वर बना दिया। ये सर्वर है आपका, एस लिख दिया मैंने, ये क्लाइंट 1 है और ये क्लाइंट 2 है। ये यहाँ पे अब यहां से क्या करेगा, क्लाइंट 1 ने रिक्वेस्ट किया, आई मीन क्लाइंट 1 अपना जो भी आपका सपोज करो, एक यहाँ पे मैंने आर्या डाल दिया, आर्या ने लॉगिन किया, इसने रिक्वेस्ट करी, वो सर्वर से जाके कनेक्ट होगा, सर्वर से कनेक्ट होगा तो उसका डेटाबेस चलने लगेगा। इसी तरह से क्लाइंट 2 मान लो गौरव है, गौरव ने यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजी सर्वर से, वो भी कनेक्ट हो गया। इसी तरह से आप तीसरा क्लाइंट है, आई मीन वन सर्वर कंटेन का नंबर ऑफ क्लाइंट, आई मीन यहाँ पे जैसे मैंने 30 सिस्टम लैब में बात करी तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 3 क्लाइंट बना दिए। अब क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट होगी वो सर्वर पे जाएगी, सर्वर फिर वहां से रिस्पॉन्स करेगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टू टायर। आई मीन जो सर्वर मशीन होगी वो किसी और सिस्टम, आई मीन कोई डिफरेंट मशीन होगी और हमारे जो क्लाइंट्स होंगे वो डिफरेंट मशीन पे होंगे। हाउ द क्लाइंट विल एक्सेस द डेटा फ्रॉम द सर्वर विद द हेल्प ऑफ द एपीआई, दैट मीन्स एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होता है, उससे होगा। आई विल शो द स्ट्रक्चर। दिस वन इज द टू टायर स्ट्रक्चर। यहाँ पे तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे टू टायर स्ट्रक्चर का ये जो मैंने अभी बोला। अब जैसे आप लोग भी अपनी प्रोग्रामिंग करते हो तो जनरली क्या करते हो, जावा में आपने फ्रंट एंड सारे डिजाइन कर लिए। भाई क्लाइंट को रिक्वायरमेंट कब पड़ेगी डेटाबेस की, जब कोई वो प्रोजेक्ट कर रहा है तो उसने फ्रंट एंड HTML जावा स्क्रिप्ट किसी में भी उसने डिजाइन कर लिया। आप लोग जावा वगैरह पढ़ रहे हो, CSS, तो आपने फिर वहां पे देखा होगा JDBC या ODBC की मदद से आप डेटाबेस को एक्सेस करते हो। तो दैट इज नथिंग बट द API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बोलते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस API यू कैन एक्सेस द सर्वर। तो इसका देखो स्ट्रक्चर क्या है, सर्वर साइड पे केवल आपका, आई विल रफ दिस, तो यहाँ पे आप देखिए सर्वर साइड पे क्या है कि ये डेटाबेस है आपका, जो आपने डेटाबेस इंस्टॉल कर रखा है विद द लॉगिन सिस्टम एंड ओरेकल के नाम से। अब क्लाइंट की मशीन है, ये डिफरेंट मशीन है। तो यहाँ पे देखो यूजर ने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ यही API जो मैंने 172 डॉट करके ये सारा लॉगिन करते हैं हम लोग, अभी अभी मैंने आपको दिखाया ना, यहाँ पर ये इस वाले लॉगिन से जो क्लाइंट होगा अपनी मशीन पे यहाँ पर लॉगिन करेगा, आई मीन वाया द वेब ब्राउजर। और आपने फिर वहां से जब आपने लॉगिन कर लिया
तो ये एप्लीकेशन एपीआई है, उसकी मदद से वो डेटाबेस को सर्वर से एक्सेस कर लेगा। तो आप देख रहे हैं कि 2 टायर में जो क्लाइंट की मशीन है वो डेटाबेस से डायरेक्टली कनेक्टेड है। आई मीन सर्वर साइड पे हमने कोई एप्लीकेशन एपीआई नहीं यूज किया। दिस एप्लीकेशन विल एक्सेस द डेटाबेस फ्रॉम द सर्वर साइड। So the server side is responsible to provide the functionalities like query processing, transaction management, whatever things you are asking. I mean client ने जो भी request किया सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको रिस्पॉन्स करे अगर प्रॉपरली कनेक्टिविटी दोनों सिस्टम के बीच में हो गई है। टू कम्युनिकेट विद द डीबीएमएस क्लाइंट एप्लीकेशन एस्टैब्लिश अ कनेक्शन विद द सर्वर साइड। ये एप्लीकेशन एस्टैब्लिश होगा तो यहाँ से जो भी यूजर है उसने वाया द एपीआई यहाँ पर रिक्वेस्ट करी सर्वर से, तो वो यहाँ पर डेटा आपका आ जाएगा ना। अब आप कह सकते हो कि कैन द क्लाइंट रिक्वेस्ट टू द सर्वर रिक्वेस्ट टू द क्लाइंट। नो, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे क्लाइंट का काम है कि वो क्वेरी करेगा और सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको रिप्लाई करेगा यहाँ पर कि ठीक है आप जो चाह रहे हो उसका डेटा उसके सिस्टम पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो दिस इज द 2-way स्ट्रक्चर, आई मीन 2 टायर स्ट्रक्चर। सिमिलरली यू कैन सी हियर द 3 टायर स्ट्रक्चर। 3 टायर स्ट्रक्चर में क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है मशीन तो वही होगी। आई मीन जो लेआउट मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बना के दिखाया कि यहाँ पे ये एक सर्वर है और यहाँ पे आपका एक क्लाइंट ये है, इसी तरह से नंबर ऑफ क्लाइंट यहाँ पर कनेक्टेड है। लाइक आप जीमेल कह सकते हो, याहू हो सकता है, आईआरसीटी की वेबसाइट है, या कोई भी रिजर्वेशन आप देखते हो जहां पर एट ए टाइम मल्टी यूजर एक साथ कनेक्टिविटी करते हैं और काम करते हैं। द बेस्ट एग्जांपल आई ऑलवेज गिव द आईआरसीटी। आईआरसीटी आप अगर बात करें तो डेली कम से कम, जो मेरा अंदाजा है आप और जज कर सकते हो, लगभग 2 से 3 लाख पर्सन साइमल्टेनियसली डेटा को एक्सेस कर रहे होते हैं। आई मीन एक साथ रिजर्वेशन चल रहा होता है वहां पे और आप देखिए तो सर्वर एक साथ सबको रिप्लाई करता है। वी विल डिस्कस दिस वन, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इन द 4th यूनिट ये ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट में देखेंगे वो कैसे सबको करेक्ट जवाब देता रहता है, सर्वर तो एक है। तो यहाँ पर इसी तरह से आपका सर्वर, ये नंबर ऑफ क्लाइंट यहाँ पर कनेक्टेड है। अब देखो 2 टायर और 3 टायर में डिफरेंस क्या है। 2 टायर में आपने देखा कि क्लाइंट की मशीन जो है डेटाबेस को डायरेक्टली एक्सेस कर रही थी, जबकि यहाँ पर देखिए क्लाइंट में क्या है, यूजर ने रिक्वेस्ट किया वाया द एप्लीकेशन एपीआई की मदद से, दैट इज एप्लीकेशन क्लाइंट। यानी जो ये एप्लीकेशन है वो क्लाइंट का एप्लीकेशन, आई मीन जिसके थ्रू आप http.172 करके आपने लॉग इन किया, वो उससे कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करेगा। अब सर्वर साइड पे भी एक एपीआई है, आई मीन यू कैन नॉट कनेक्ट इट डायरेक्टली टू द डेटाबेस। आप डायरेक्टली डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर रहे हैं 2 टायर की तरह। ये आपको क्या कर रहा है, सर्वर साइड पे भी एक एप्लीकेशन है और वो एप्लीकेशन क्या होगा, ये एप्लीकेशन इस एप्लीकेशन सर्वर के एप्लीकेशन से बात करेगा। जब यहाँ पे कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा तो ये डेटाबेस से डेटा को एक्सेस करेगा और फिर इस एप्लीकेशन को रिटर्न करेगा। ये रिटर्न करेगा वापस फिर से क्लाइंट मशीन को और क्लाइंट से फिर आपको यूजर पे आ जाएगा। ये तभी यूज होता है जब बहुत हाई लेवल पे, जैसे आप कह सकते हो आईआरसीटी की है या एयरलाइंस के रिजर्वेशन है, इस केसेस में जहां पर बहुत ह्यूज डेटा एक साथ लोगों का यूज हो रहा है, वहां पर हम ये कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, आपके कॉलेज का एग्जाम्पल दिया, देयर यू कैन यूज द 2 टायर स्ट्रक्चर, क्योंकि आपने सर्वर एक बना रखा आपने और यहाँ एप्लीकेशंस की मदद से आपने उस डेटाबेस को एक्सेस कर लिया। लाइक छोटे स्केल पे अगर हम कार्य कर रहे हैं तो आप वहां पे 2 टायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि लैब में जनरली कॉलेज की लैब हुआ या किसी छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे 100-150 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, वहां पर आप सर्वर एक बना लीजिए और एक बाकी सारे क्लाइंट उसे एक्सेस कर सके। बट वेन यू वांट टू एक्सेस द डेटा इन द लार्ज स्केल, और जहां पर पूरे दुनिया तो पूरे वर्ल्ड के लोग एक्सेस कर रहे हैं, वहां पे हमें मिनिमम 3 टायर आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, ताकि डेटाबेस में जो आपका कई बार करप्ट हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो कि मैनेज किया जा सके इफ यू आर एक्सेसिंग डायरेक्टली, तो वो विद द हेल्प ऑफ दिस एपीआई हम उसे प्रोटेक्ट कर पाते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डीबीएमएस, आई मीन हम कितने तरीके से हम डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। ये हमने देखा कि सिंगल टायर, 2 टायर, 3 टायर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हियर द 3 स्कीमा हियर। 3 स्कीमा क्या है, आई मीन कैसे यहाँ पर हमारा जो काम कर रहा है 3 स्कीमा आर्किटेक्चर, आई मीन डीबीएमएस का भी 3 स्कीमा आर्किटेक्चर। इतने दिनों से हम लोग एसक्यूएल पढ़ रहे हैं, अब देखिए वो कैसे यहाँ पर काम करता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो है सिलेंडर टाइप का जो चीज होता है ये डेटाबेस होता है।
डेटाबेस यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए ये डेटाबेस कितने लेवल पे काम कर रहा है। स्कीमा का मतलब यार नथिंग बट कि हम यहाँ पे एक रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो जो हम रिलेशन क्रिएट करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं, तो उसके देखिए लेवल कैसे होते हैं, आई मीन इसका फ्लो चार्ट क्या है। तो यहाँ पर 3 लेवल्स होता है, एक तो फिजिकल लेवल होता है, फिर ये सेकंड वाला लॉजिकल है, और ये रहा व्यू लेवल है। आई विल राइट हियर द वेरी फर्स्ट लेवल, जो सबसे लोवेस्ट लेवल है उसे हम फिजिकल लेवल बोलते हैं या इंटरनल लेवल बोलते हैं। ये हमारा फिजिकल लेवल है। फिजिकल लेवल इज डायरेक्टली आप कह सकते हो कनेक्टेड होता है, आपका जो डेटाबेस है वो लोअर लेवल, इसे लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। आई मीन लो, जैसे सी लैंग्वेज में आप देखते हो कि सी इज एक्टिंग एज अ लो एंड मिडिल, लो एंड हाई दोनों की तरह काम करता है, इस वजह से सी लैंग्वेज को हम मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो ये जो हमारा इंटरनल या फिजिकल लेवल है, ये से हम यहाँ पर कहेंगे लो लेवल लैंग्वेज में डिजाइन की जाती है। इसे आप नहीं देख पाते या आप नहीं करते, सिस्टम ऑटोमेटिक करता है। दिस वन यू आर डूइंग, इसे हम हाई लेवल डिजाइनिंग बोलते हैं, कंसेप्चुअल, या हम इसे बोलते हैं लॉजिकल। अभी मैं तीनों को आपको समझाती हूँ। ये लॉजिकल है। नाउ नेक्स्ट जो है हमारा ये व्यू लेवल है। ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, व्यू लेवल, लॉजिकल लेवल एंड फिजिकल लेवल। इन तीनों के डिफरेंसेस भी पूछे जाते हैं, इन तीनों में कैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, लेकिन देखिए अब मैं प्रैक्टिकली इसको कैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ एक्सटर्नल लेवल, जैसे लेट्स डू दिस हियर, यहाँ पे हमारे पास ईएमपी टेबल ऑलरेडी है, तो हमने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। अगर हम ये क्वेरी रन करते हैं एंड वॉट एवर आउटपुट वी आर सीइंग हियर, दिस इज नथिंग बट द व्यू लेवल। आपने क्वेरी किया डेटाबेस से, डेटाबेस ने आपको ये रिप्लाई कर दिया, ये आपने जो यहाँ पर बनाया उसे उसने यहाँ पे रिप्लाई कर दिया कि दिस इज नथिंग बट द व्यू लेवल। आप डेटा को देख सकते हो कि आपके उस टेबल में, ईएमपी टेबल में क्या क्या डेटा स्टोर्ड है। तो दिस इज नथिंग बट द व्यू। और व्यू क्या, अगर आप चाहो तो पार्ट ऑफ द डेटा भी देख सकते हो, ई नेम कॉमा जॉब। केवल मुझे 2 ही चीज अगर देखनी है, पूरी चीजें नहीं देखनी है, तो पार्ट ऑफ द डेटा भी आप यहाँ पर व्यू कर सकते हो। तो दैट इज नथिंग बट, देखिए यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे क्या कहा, व्यू लेवल पे। तो नाउ द फर्स्ट वन इज द वेरी फर्स्ट, आई मीन आउटर साइड क्या होगा, एक्सटर्नल स्कीमा। एक्सटर्नल स्कीमा को आप एक्सटर्नल लेवल या फिर व्यू लेवल भी बोल सकते हो, इसे हम व्यू लेवल बोलते हैं। तो ये व्यू लेवल है हमारा। नेक्स्ट हमारा क्या हुआ, कॉन्सेप्चुअल लेवल, और इसे हम लॉजिकल भी बोलते हैं। लॉजिकल इसलिए बोलते हैं कि व्हेन वी वांट टू, अगर मैंने बोला कि एक स्कीमा आप यहाँ पे डिजाइन करिए। अब स्कीमा डिजाइन करने के लिए सपोज अगर मैंने यहाँ पे कोई टेबल बनी हो, ये रहा, कल में यहाँ पे बना रहे थे ना बच्चों के लिए, यहाँ पे देखो, तो ये देखिए इन्होंने एक टेबल बनाई थी जिस बच्चे की भी क्वेरी थी यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो आपने लिखा क्रिएट टेबल अकाउंट, अकाउंट नंबर, इन्होंने एक एट्रीब्यूट बताया, फिर फॉरेन की यहाँ पे, ये पूरा गलत था, मैंने इनको करेक्ट करके दिया था। आई विल शो यू समथिंग डिफरेंट। हाँ, सी दिस वन। नाउ ये एक आप जो यहाँ पे टेबल स्कीमा आप क्रिएट करना चाहते हैं, जहां पर आप लॉजिकली क्रिएट कर रहे हैं। आप इमेजिन कर रहे हैं कि आपकी एक टेबल होगी, ट्रांजैक्शन टेबल, जिसमें पहला एट्रीब्यूट क्या होगा, ये ट्रांजैक्शन नंबर होगा, और उसका डेटा टाइप ये होगी, इसमें प्राइमरी की ये आपने लगाई। फिर इसी तरह से नेक्स्ट एट्रीब्यूट आपने कहा अकाउंट नंबर होगा, डेटा टाइप होगा, और ये दूसरी टेबल से रेफरेंस ले रहा है। आई मीन ये ऑलरेडी एक टेबल बनी हुई है, उसके साथ कनेक्टिविटी शेयर कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर ट्रांजैक्शन डेट है और उसका डेटा टाइप आपने डेट डाला, देन मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन आपने डिफाइन किया, ट्रांजैक्शन टाइप। तो ये क्या हुआ, ये लॉजिकल हुआ, लॉजिकल, और यू कैन से कॉन्सेप्चुअली यू आर थिंकिंग कि योर टेबल मस्ट बी लुक लाइक दिस, एंड उसके अंदर ये एट्रीब्यूट्स हुआ। तो आपने कंसेप्चुअली एक पेपर पे डिजाइन किया कि हम एक टेबल बनाने जा रहे हैं और उसके अंदर ये डेटा, इसलिए उसका नाम है कंसेप्चुअल लेवल। तो जब भी हम डेटाबेस डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्या होता है, हम कंसेप्चुअल लेवल पे काम करते हैं। उसको एक बनाया, आई मीन एक फ्लो चार्ट की मदद से बनाइए, या फिर आपने ऐसे, आप पहले तो क्या करोगे, फ्लो चार्ट बनाओगे, उसको बाद फिर उसको क्रिएट करोगे, क्रिएट करने के बाद फिर उसके अंदर वाया द एक्सटर्नल स्कीमा यू कैन सी द डेटा, यू कैन डिलीट, यू कैन इंसर्ट द डेटा, दैट कम्स अंडर द एक्सटर्नल लेवल। और जो भी डीएमएल ऑपरेशन से आपने काम किया वो व्यू लेवल पे जाएगा।
जो आप DDL कमांड से काम करते हैं वो कंसेप्चुअल लेवल पे आएगा या लॉजिकल लेवल पे आएगा। अब आप कहोगे इंटरनल लेवल पे हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे केवल देखो व्यू लेवल पे सॉरी ये जो दो पार्ट हैं ऊपर के ये हमारा हाई लेवल डिजाइन है। और जो भी यूजर डिफाइन करता है, आप किसी भी लैंग्वेज में बात करें तो हम जो काम करते हैं वो हाई लेवल पे काम करते हैं। सिस्टम लेवल पे दूसरे प्रोग्रामर होते हैं जो बाइनरी कोड वगैरह में डिजाइन करते हैं, काम करते, जो ये एप्लीकेशन डिजाइन करते, जिसने ये SQL डिजाइन करी होगी, PL SQL या C लैंग्वेज बनाई होगी, वो हमारा होता है लो लेवल में डिजाइन। लो लेवल में या बाइनरी लैंग्वेज जिसे आप बोलते हो या असेंबली लैंग्वेज में पूरी प्रोग्रामिंग की जाती है, वो हमारा लो लेवल पे होता है। तो हम एंड यूजर है, एंड यूजर केवल ये 2 लेवल पे ही काम कर सकता है। लो लेवल पे हमारा जो एडमिन होगा, जो सिस्टम जिसने ये पूरा आर्किटेक्चर ही डिजाइन किया, उसने काम किया। तो अब ये इंटरनल लेवल पे हम काम नहीं कर रहे, हमने कॉन्सेप्चुअल लेवल पे एक क्रिएट टेबल की मदद से टेबल क्रिएट करी, और व्यू लेवल की मदद से हमने जो टेबल क्रिएट करी उसमें इंसर्ट, डिलीट, अपडेट जो भी काम करना है वो हम कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट कम टू द फिजिकल लेवल। तो फिर फिजिकल लेवल क्या है, हमें ये देखना है कि हाउ वी कैन सी फिजिकल लेवल में। मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि आप चेक कर सकते हो कि आपका जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है DESC, देन मान लीजिए मैंने MP करा, तो यहाँ पर देखिए ये जो है आप उसे देख सकते हो कि यहाँ पर वो फिजिकल लेवल में जाके वो कैसा दिखेगा। ये जो डिस्क्रिप्शन आपको, ये तो मैंने कमांड दिया है, तो ये व्यू लेवल है। DESC MP ये तो एक तरह से व्यू है कि आप देखना चाह रहे थे कि फिजिकली हमने जो टेबल क्रिएट करी है एम्प्लॉय टेबल, वो जाके डेटाबेस में कैसे स्टोर हो रही है, किसका क्या काम है वो बताएगा। देखो टेबल MP है, उसके कॉलम्स ये हैं, उसका डेटा टाइप्स इसने ये बता दिया, लेंथ ये है, प्रिसीजन ये है, स्केल ये है, प्राइमरी की लगी है इस पे या नहीं है, नल वैल्यूज अलाउड है या नहीं, डिफॉल्ट क्या है, कमेंट क्या है, ये सारी चीजें जो हैं हमारा फिजिकल लेवल पे काम हो रहा है। देखिए ये काम हमने नहीं किया था, हमने केवल लॉजिकल लेवल पे ये सारी चीजें डिफाइन करी थी, बाकी वो सिस्टम ऑटोमेटिक ले रहा है कि आपने जो भी वहां लॉजिकली बताया उसे वो सिस्टम ऑटोमेटिक उस डेटाबेस के अंदर ये ले जाके क्रिएट कर देगा। दैट इज द इंटरनल लेवल, या आप कह सकते हैं फिजिकल लेवल। तो दिस इज द DBMS स्कीमा, कि वो जो स्कीमा है हमारा 3 लेवल पे, ये क्वेश्चन अक्सर आता है 3 लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर क्या है। DBMS का 3 लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर कुछ ऐसा है। ये 3 लेवल आपने देखा, दैट इज द व्यू लेवल, लॉजिकल लेवल एंड द थर्ड वन इज द फिजिकल लेवल। यहाँ पे नाम कुछ और है, लेकिन इनके कंसेप्चुअल लेवल को आप लॉजिकल भी बोल सकते हैं, इंटरनल को फिजिकल लेवल भी बोल सकते हैं, एक्सटर्नल को व्यू लेवल भी बोल सकते हैं। एवरीथिंग डिफाइंड इज हियर। ये जो मैंने अभी सब कुछ बोला ये यहाँ पर लिखा हुआ है, यू कैन रीड दैट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द डेटा मॉडल्स। डेटा मॉडल से पहले हम यहाँ पर देखते हैं, ये जो अभी ऊपर पढ़ा है उसी को, डेटा मॉडल स्कीमा एंड इंस्टेंसेस। इंस्टेंस क्या होता है, जैसे आप लोग क्लास का इंस्टेंस पढ़ते हो, तो क्लास का क्या होता है, जो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो वो आपका इंस्टेंस है। इसी तरह से द डेटा विच इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस एट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एंड द इंस्टेंस ऑफ द डेटा। जैसे एम्प्लॉय टेबल में एक MP नंबर है, जब MP नंबर आप किसी भी एम्प्लॉय का एम्प्लॉय नंबर आप इंसर्ट करते हो तो दैट इज नथिंग बट द इंस्टेंस ऑफ द डेटा, वो उसका इंस्टेंस कहलाता है। जिस तरह से आपने क्लास डिफाइन करी और वहां पे आपने C1 या C2 करके उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करे, वो उसका इंस्टेंस है। इसी तरह से इसमें जो वैल्यूज हम प्रोवाइड कर दे, द डेटा विच इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इज कॉल्ड द इंस्टेंस ऑफ द डेटा। यहाँ पे तो डेटा मॉडल ये हो गया ना। ओवरऑल डिजाइन ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड द स्कीमा, यानी जो आप डिजाइनिंग करते हो अभी क्रिएट की मदद से, आप चाहे उसे रिलेशन बोलो, चाहे स्कीमा बोलो या टेबल बोलो, ये तीनों एक ही चीज है। ये टेक्निकल नाम होता है कि स्कीमा है या रिलेशन है। अ डेटाबेस स्कीमा इज स्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। इट रिप्रेजेंट्स द लॉजिकल व्यू ऑफ द एंटायर डेटाबेस। अभी मैंने आपको बताया जो डेटाबेस आप क्रिएट करते हो, एक स्ट्रक्चर जो बनाते हो, वो डेटाबेस का एक स्केलेटन है ना। उसी को हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल व्यू या कंसेप्चुअल व्यू बोलते हैं। नाउ स्कीमा कंटेन्स स्कीमा ऑब्जेक्ट्स लाइक टेबल। अब स्कीमा कंटेन्स क्या है, यहाँ पर टेबल हो सकता है, फॉरेन की हो सकता है, प्राइमरी की हो सकता है, व्यू, कॉलम्स, ये सारा का सारा जो स्कीमा एक टेबल जो बनाते हो वो क्या क्या चीज हो सकती है भाई, ये सारा काम हम उसमें काम करते हैं। नाउ डेटाबेस स्कीमा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई विजुअल डायग्राम दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ER डायग्राम। हम विजुअली उसे इमेजिन कर सकते हो कैसे होगा, कैसा डिजाइन होगा। अ डेटाबेस स्कीमा इज डिजाइन्ड बाय द डेटाबेस डिजाइनर टू हेल्प द प्रोग्रामर whose software will interact with the database. The process of database creation is called the data modeling.
that we are going to study this. So now schema diagram can display only some aspect of the schema like the name and record type, ये सारी चीजें. तो ये देखिए यहाँ पर जैसे अगर हमने बोला कि ये स्टूडेंट स्कीमा है, ये कोर्स है, ये प्री रिक्विसाइट्स है, सेक्शन है, ये बहुत सारे यहाँ पर आप इसे टेबल भी बोल सकते हो या स्कीमा. अगर हम इस तरह से लिख रहे हैं तो अभी देखिए हमने टेबल नहीं बनाई, हमने ये बताया कि ये स्टूडेंट स्कीमा है और इस स्कीमा के अंदर क्या होगा, नेम होगा, स्टूडेंट नंबर होगा, क्लास है, मेजर है. ना कोर्स का स्कीमा क्या है, कोर्स नेम है, कोर्स नंबर, तो हम अभी इसे क्या बोलेंगे, स्कीमा बोलेंगे. अब जब हम क्रिएट करेंगे तो वो टेबल बनेगा. आई मीन यू वांट टू क्रिएट अ टेबल, आई मीन इसके लिए तो आपने उसमें क्या क्या एट्रीब्यूट रखा, उस स्टूडेंट का नंबर रखा है, नेम है, क्लास है, मेजर है, मेजर सब्जेक्ट्स आप बोल सकते हो यहाँ पर. तो ये जो होता है फिर वही स्कीमा आपका टेबल भी बन सकता है, वही स्कीमा आपका रिलेशन बन सकता है. तो ये देखिए जब हमने ऐसे लिखा तो हम इसे बोलते हैं स्कीमा. नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर डेटा इंडिपेंडेंस. अब डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, डेटा इंडिपेंडेंस यहाँ पर डेटा इंडिपेंडेंस कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग द 3 स्कीमा आर्किटेक्चर, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था उसी में है. डेटा इंडिपेंडेंस रिफर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीइंग एबल टू मॉडिफाई द स्कीमा एट वन लेवल ऑफ द डेटाबेस विदाउट ऑल्टरिंग द स्कीमा एट द नेक्स्ट लेवल. देखिए यहाँ पर क्या, ये 3 लेवल स्कीमा जो हमने अभी पढ़ा था, कहाँ चला गया, चलिए ये रहा. अभी यहाँ पे हमने देखा था ना 3 लेवल स्कीमा जो था, स्ट्रक्चर जो था, ये दिस वन 3 लेवल स्ट्रक्चर यहाँ पर देखा. तो ये जो लेवल है आपका, ये जो मैपिंग है एक्सटर्नल का कॉन्सेप्चुअल के बीच में मैपिंग है, ये एक लेवल हो जाता है. देन कंसेप्चुअल से इंटरनल के बीच में यहाँ पर देखिए कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग, ये है एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग. आई मीन यहाँ एक्सटर्नल है और फिर ये कंसेप्चुअल के बीच में मैपिंग हो रहा है. तो एक्सटर्नल जो है कंसेप्चुअल से बात करेगा, फिर ये आगे कंसेप्चुअल जो है इंटरनल से बात करेगा. तो ये दोनों के बीच में मैपिंग है, इन दोनों के बीच में मैपिंग है. तो दैट इज कॉल्ड द डेटा इंडिपेंडेंस. अब हम यहाँ डेटा इंडिपेंडेंस देखते हैं. जैसे अगर मैं ये कहूँ मेरा सिस्टम पे, जो मैं अपने सिस्टम पे काम कर रही हूँ इस समय, आप सबको शेयर कर दिया तो यू आर एक्सेसिंग माई सिस्टम. तो नाउ आप वहां से आप डेटा को देख रहे हो, तो यानी कि हमारा जो सिस्टम है आपके सिस्टम से शेयर हो रहा है. आई मीन जो लेवल है शेयरिंग का, स्टूडेंट एंड टीचर के सिस्टम की शेयरिंग है. तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं अपने सिस्टम में कोई यहाँ पर कुछ करूँ तो आपको वहां पर दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है, यानी कि 1 to 1 यहाँ पर चेंजेस आपको दिखाई दे रहा है. लेकिन अगर आप वहां से मेरे ही सिस्टम पे कुछ एक्सेस करना चाहें तो वो प्रोविजन मैंने आपको नहीं दिया. यहाँ पे केवल 1 वे कम्युनिकेशन हो रहा है कि मैं एक्सेस कर रही हूँ, पर आप वहां से बैठ के मेरे सिस्टम को एक्सेस नहीं कर रहे, ना ही मैं आपके सिस्टम को एक्सेस कर रही हूँ. बट यू कैन सी दैट इज द व्यू ओनली. तो यहाँ पे डेटा इंडिपेंडेंस की बात हो रही कि अगर हम एक लेवल पे काम कर रहे हैं तो दूसरे लेवल पे वो इफेक्ट ना करे. लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस कब आएगा, जब आप कह सकते हो व्यू लेवल और आपका जो लॉजिकल लेवल है इन दोनों के बीच में. तो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस रिफर्स कैरेक्टरिस्टिक्स बीइंग एबल टू चेंज कंसेप्चुअल लेवल स्कीमा विदाउट हैविंग टू चेंज द एक्सटर्नल स्कीमा. तो कह रहा है कि अगर हम लॉजिकल, अगर मैंने क्रिएट टेबल में कुछ चेंजेस करे, सपोज करो मैंने जो नाम है उसका साइज 20 दिया था, थोड़ी देर बाद मैंने उसको 40 कर दिया, तो जो डेटा मेरी टेबल में पड़ा था वो तो 20 के हिसाब से पड़ा था, तो कोई फर्क नहीं पड़ा. आई मीन वो डेटा एज इट इज है, व्यू लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ा. अब हमने उसका साइज इंक्रीज कर दिया तो उसने ले लिया, लेकिन अगर 20 से रिड्यूस करके मैं उसे 10 पे लाना चाहूं तो नहीं कर पाऊंगी. ऑलरेडी मैंने एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिकल समझाया था कि अगर उसमें डेटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो उसको रिड्यूस नहीं करने देगा. मे बी कुछ डेटा ऐसे हैं जो 20 के साइज में अवेलेबल हो. तो वही कह रहा है कि अगर हम लॉजिकल लेवल पे कुछ चेंजेस करते हैं तो हमारे व्यू लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक कंस्ट्रेंट है कि आप उसे इंक्रीज तो कर सकते हो, रिड्यूस नहीं कर सकते इफ द डेटा इज प्रेजेंट देयर. तो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज यूज्ड टू सेपरेट द एक्सटर्नल लेवल फ्रॉम द कंसेप्चुअल. If we do any changes in the conceptual view of data, then the user view of the data would not be affected. Obviously, it will not affect. Suppose अगर मैं वापस फिर से आऊँ, मैं यहाँ पे बोलूँ कि अभी एम्प्लॉय का जो नाम है वो 10 डिजिट का है, 10 अगर मैं इसे 20 कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जो डेटा इसमें ऑलरेडी पड़ा है वो एज इट इज रहेगा, उसमें कुछ भी ऑल्टर अगर हम कर रहे हैं तो अभी इसमें एक नया कॉलम अगर हम ऐड कर दें तो भी हमारा जो डेटा है वो बाकी 8 कॉलम में जो है एज इट इज रहेगा. आप एक नया कॉलम एम्प्टी यहाँ पर ऐड कर सकते हो. तो वही कह रहा कि कंसेप्चुअल लेवल पे अगर हम कोई चेंजेस करते हैं तो हमारा जो व्यू लेवल है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. आई मीन डेटा एज इट इज आप सेलेक्ट कर सकते हो.
नाउ दैट इज कॉल्ड द डेटा इंडिपेंडेंस, कि अगर हम एक लेवल पे कुछ चेंजेस करें तो दूसरे लेवल में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये हम ये कहते हैं कि ये जो 3 लेवल का स्ट्रक्चर है वो तीनों लेवल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, कोई किसी के काम करने से उसको प्रॉब्लम नहीं है। नाउ फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, अभी हमने देखा लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, दूसरा है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। ये देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल था, लॉजिकल था, फिजिकल था, इन दोनों के बीच की मैपिंग को हम बोलते हैं लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, इन दोनों के बीच की मैपिंग को हम बोलते हैं फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। Now physical data independence can be defined as the capacity to change the internal schema without having to change the conceptual level। यहाँ पे अगर आपको चेंज करना है, जैसे अभी आपने देखा ना कि आपको कोई प्राइमरी की से आपको उसमें यूनिक लगाना है, अगर वहां पर डेटा अवेलेबल है तब तो वो आपको नहीं करने देगा यूनिक, क्योंकि अगर प्राइमरी की के अकॉर्डिंग डेटा पड़ा है तो आप उसे बदल नहीं सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर हम यहाँ पे ये कहें कि अभी जो प्राइमरी से ले लिया, अब हम यहाँ पे नॉट नल अलाउ कर दे रहे हैं, तो वो वहां पर ले लेगा। कारण क्या है कि आप यहाँ पे अगर आप फिजिकल लेवल पे उसके स्ट्रक्चर को जो स्टोरेज है आपने अभी अपने सिस्टम पे है, आपने ये जो टेबल बनाई उसको दूसरे सिस्टम पे ले जाके रन करना चाहें या सर्वर पे ही सारा पड़ा, क्लाइंट अगर यहाँ पे कुछ चेंजेस करता है तो वहां पर वो अपडेट हो जाएगा। क्लाइंट सर्वर से भी आप एक्सेस कर सकते, जरूरी नहीं अपना ही एक सिस्टम पे हो तो ही होगा। तो अगर आप फिजिकल लेवल पे कोई चेंजेस करते हो तो वो यही कह रहा है कि लॉजिकल लेवल पे कोई एक बार आपने स्ट्रक्चर डिजाइन कर दिया तो आपको जरूरी नहीं कि उसे डिलीट करके फिर से बनाना है। आप यहाँ पे फिजिकल लेवल में कुछ भी चेंजेस कर सकते हो कि नॉट नल अप्लाई करना है, यूनिक करना है, या कंस्ट्रेंट लगाना है, या नॉट नल हटाना है, या प्राइमरी की हटाना है, तो आप यहाँ पर उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, इफ वी डू एनी चेंजेस इन द स्टोरेज साइज टू द डेटाबेस सर्वर, जैसे सपोज करो अभी मेरे सिस्टम पे मैंने क्या किया है, ये जो यूजर्स के लिए मैंने उसको 1 GB का स्पेस दे दिया कि भाई जो डेटाबेस से रिलेटेड जो भी काम है उसके लिए मैंने एक वर्क स्पेस उसको जो क्रिएट करके दिया था, उसको साइज दिया था, वो 1 GB का दे दिया है। अगर मुझे लगा कि नहीं भाई मेरा जो काम है वो बहुत ज्यादा जा रहा है, उसमें डाटा ज्यादा स्टोर करना है, मैंने उसको कहा तुम 2 GB का उसको अलॉट कर दो। तो आप ये देख रहे हो कि जो स्पेस मिला उसमें और भी ज्यादा स्पेस मिल गया और ज्यादा डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। तो हमारे लॉजिकल लेवल पे कोई फर्क नहीं, आप उसी क्रिएट मेथड से जो भी डेटा एंट्री कर रहे हो वो डेटाबेस में एंटर हो रहा है। अभी हमने उसका स्पेस बढ़ा दिया है कि और डेटा को इंसर्ट कर सकता है, तो वहां पर आप कर सकते हो। तो फिजिकल लेवल में अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं तो हमारा लॉजिकल लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द यू कैन से 3 लेवल स्कीमा ऑफ द डीबीएमएस। क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, एक्सप्लेन द 3 लेवल स्कीमा। तो आपको 3 लेवल स्कीमा के बारे में पता होना चाहिए, और उनके साथ साथ आपको फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या है आपका और आपका लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जो